एनसीईआरटी की किताबें बदल रही हैं। जी हां, अगर कोई कक्षा 9 में है या जाने वाला है तो समझिए कि ये इस साल की सबसे बड़ी खबर है। 2026-27 के एकेडमिक सेशन के लिए पूरा का पूरा सिलेबस बदल रहा है और इन बदलावों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो हर स्टूडेंट, हर पेरेंट के मन में होगा, वो यही है, क्या पुरानी सेकंड हैंड किताबें इस नए सेशन में काम आएंगी? क्या उनसे पढ़ाई हो सकती है? चलिए इसका जवाब एकदम साफ साफ जानते हैं। और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरानी किताबों से पढ़ना अब सिर्फ नाकाफी नहीं बल्कि नुकसानदायक हो सकता है। सिलेबस इतना ज्यादा बदल गया है कि या तो ऐसी चीजें पढ़ी जाएंगी जो अब कोर्स में हैं ही नहीं, या फिर वो सब कुछ छूट जाएगा जो नया जोड़ा गया है। तो चलिए एक एक करके इन सभी बदलावों की तह तक चलते हैं। हम देखेंगे कि पूरे सिलेबस का ढांचा कैसे बदला है, फिर साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस में क्या कुछ नया आया है, और आखिर में समझेंगे कि इन सब के पीछे की बड़ी सोच क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, जो पूरे सिलेबस की बुनियाद से जुड़ा है। अब तक सिलेबस के 2 हिस्से हुआ करते थे, लेकिन अब इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। देखिए, पहले सिलेबस में पहला पार्ट लैंग्वेजेस का था और दूसरा मेन सब्जेक्ट्स का। अब इनके साथ एक तीसरा हिस्सा भी जुड़ गया है, समाज, विश्व और पृथ्वी। मतलब ये सिर्फ एक और सेक्शन नहीं है, बल्कि ये पढ़ाई को किताबों से निकालकर असल दुनिया से जोड़ने की एक कोशिश है। चलिए अब जरा साइंस के अंदर झांकते हैं। यहां भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। अब तक हम साइंस को 3 हिस्सों में पढ़ते आए हैं, लेकिन अब एक चौथा हिस्सा भी जुड़ने जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन अब इनके साथ भूविज्ञान यानी अर्थ साइंस को भी जोड़ दिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि टोटल चैप्टर अब भी 12 ही हैं, लेकिन अब वो 3 के बजाय 4 सब्जेक्ट्स में बटेंगे। अगर फिजिक्स की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। वहीं कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर का दायरा बढ़ाकर उसे कार्य, ऊर्जा और सरल मशीनें बना दिया है, जिसमें पुली और लीवर जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स होंगे। और हाँ, गति चैप्टर में ग्राफिकल मेथड की वापसी हुई है, जिसे कुछ साल पहले हटा दिया गया था। केमिस्ट्री में भी बड़े फेरबदल हैं। पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ अब कोर्स का हिस्सा नहीं है। दूसरे चैप्टर का नाम बदलकर मिश्रणों और उनके पृथक्करण की खोज कर दिया गया है। और सबसे बड़ा अपडेट, परमाणु एवं अणु चैप्टर में अब आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये टॉपिक पहले 10वीं में आता था, मतलब अब नींव 9वीं से ही और मजबूत की जा रही है। बायोलॉजी में तो मानो पूरी काया पलट ही हो गई है। खाद्य संसाधनों में सुधार चैप्टर अब नहीं है और इसकी जगह 2 बहुत बड़े और महत्वपूर्ण चैप्टर जोड़े गए हैं। पहला है जनन यानी रिप्रोडक्शन, जो 10वीं क्लास से 9वीं में लाया गया है, और दूसरा जीवों में विविधता, जो कई साल पहले हटा दिया गया था, वो अब विविधता नाम से वापस आ गया है। और अब बात करते हैं विज्ञान के इस नए मेंबर भूविज्ञान की। इसमें एक बिल्कुल नया चैप्टर है, एक प्रणाली के रूप में पृथ्वी। इसमें स्टूडेंट्स सोलर एनर्जी, रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि वो पृथ्वी को सिर्फ एक ग्रह की तरह नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह समझ सकें। अब आते हैं गणित पर। अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में चीजें बदली हैं तो भाई मैथ्स का सिलेबस तो सच में काफी बढ़ गया है। यहां अब ज्यादा चैप्टर्स और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। पुरानी मैथ्स की किताब में करीब 12 चैप्टर होते थे, लेकिन अब जो नई किताब आएगी उसमें पूरे 15 चैप्टर होंगे। तो हाँ, गणित का दायरा अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 11वीं क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स को 9वीं में ही लाया जा रहा है, जैसे कि अनुक्रम और श्रेणियां, जिसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी एपी और जीपी भी शामिल है। इसके अलावा पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की भी वापसी हो रही है। अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जो सच में पहचान में ही नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की। यहां पुराने सिलेबस से शायद ही कुछ मेल खाता हो। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। ये सिर्फ कुछ चैप्टर्स का हेरफेर नहीं है, ये इस सब्जेक्ट को देखने के पूरे नजरिए को बदलने जैसा है। ये सचमुच एक नई शुरुआत है। इस बदलाव को ऐसे समझिए, जहां पहले हिस्ट्री में सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति जैसे कुछ टॉपिक्स थे, अब प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक की पूरी कहानी है। भूगोल अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी और पर्यावरण का है। और इकोनॉमिक्स अब कहानियों से निकलकर स्टार्टअप्स और फाइनेंस जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर आ गया है। एक और बड़ा बदलाव, पहले सोशल साइंस के लिए 4 अलग-अलग किताबें होती थीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स।
अब इन चारों की जगह सिर्फ 2 नई किताबें होंगी, जिनमें कुल मिलाकर 16 चैप्टर्स होंगे। देखिए, पहली किताब का फ्लो कितना लॉजिकल है। शुरुआत होती है ये समझने से कि सोशल साइंस है क्या। फिर बात होती है भूगोल की। उसके बाद हम जाते हैं शुरुआती इंसानी इतिहास में और फिर अर्थव्यवस्था की बुनियाद तक। ये सब एक कहानी की तरह आपस में जुड़ा हुआ है। अच्छा, सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स ही नहीं बदले हैं, लैंग्वेजेस यानी भाषाओं की किताबों में भी काफी कुछ नया है। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं और फिर समझते हैं कि इन सभी बदलावों का आखिर मतलब क्या है। जी हाँ, इंग्लिश और हिंदी की किताबें भी पूरी तरह से बदल रही हैं। मतलब पुरानी किताबें यहाँ भी बिल्कुल काम नहीं आने वाली हैं। कंटेंट नया होगा, ग्रामर सेक्शन अपडेट किया जाएगा। हालांकि इसका डिटेल सिलेबस अभी आना बाकी है, पर यह तय है कि बदलाव यहाँ भी बड़ा होगा। तो इन सारे बदलावों का सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? आखिर एनसीईआरटी और सीबीएसई इस नए सिलेबस से हासिल क्या करना चाहते हैं? आइए इसके पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। कुल मिलाकर पूरा जोर रटने वाली पढ़ाई से हटकर प्रैक्टिकल नॉलेज पर है। मकसद है स्टूडेंट्स को फाइनेंस, स्टार्टअप्स और सरल मशीनों जैसे असल दुनिया के स्किल्स सिखाना। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को पहले ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और सब्जेक्ट्स को अलग अलग खांचों में देखने की बजाय उन्हें जोड़कर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और आखिर में एक सवाल, क्या ये नया प्रैक्टिकल और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया सिलेबस वाकई हमारे स्टूडेंट्स को आने वाले कल के लिए बेहतर तैयार कर पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये बदलाव सीखने वालों की अगली पीढ़ी को कैसे आकार देता है।